हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी क्वार्टरली एग्जामिनेशन हो चुकी है और अपना पहला पेपर जो है इंग्लिश का ही था। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर जो है उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये सोल्यूशन उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और जिन्होंने अपना गवर्नमेंट का क्वार्टरली एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देखा है। तो कम से कम इस वीडियो लेक्चर को देख के उनको आइडिया मिल पाएगा कि भाई अपना पेपर जो है किस लेवल पर सेट हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं और अपना जो बोर्ड ने पैटर्न इसमें चेंज किया है या नहीं किया है। सारी चीज़ों का हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा पेपर का एनालिसिस में करने वाला हूँ, साथ साथ में आपको सारी क्वेश्चन आंसर का आंसर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लेक्चर जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अपना पेपर जो है जो हर साल की तरह जो अपना सेट होता है 75 मार्क्स के ऊपर, तो इस बार भी अपना पेपर जो है 75 मार्क्स का ही रहा है। टोटल पेपर जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट अपना रीडिंग सेक्शन है जिसके अंदर 10 नंबर के अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, 2 अनसीन पैसेज पूछेंगे हमें। इसके बाद अपना आ जाएगा राइटिंग सेक्शन जिसके अंदर हमसे समथिंग 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछेंगे जो 16 नंबर के होने वाले हैं। एक अपना नोट पिकिंग रहेगा, इसके बाद एक एप्लीकेशन, एक पैराग्राफ राइटिंग और एक पिक्चर कॉम्पिटिशन। ऐसे करके ना अपने को 4 क्वेश्चन पूछेंगे और ये 16 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे अपने। और इसके बाद अपना थर्ड सेक्शन जो आ जाएगा वो है ग्रामर, जिसके अंदर 10 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी हमसे, 5-5 नंबर की, 5 फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे और 5 डुएल्स डायरेक्ट में पूछे जाएंगे। ऐसे करके 10 नंबर का पार्ट रहेगा। इसके बाद जो अपना 39 नंबर का पोर्शन जो बचता है, इसके अंदर अपना पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो आ जाएगा। तो इस टाइप से अपना पूरा पेपर जो है सेटअप है। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट से। अपना फर्स्ट पार्ट जो है रीडिंग सेक्शन, इसके अंदर जो पैसेज है उनको डील करेंगे सबसे पहले। तो अपना जो फर्स्ट पैसेज दे रखा है इसके अंदर हमें एक पैसेज दिया है जिसमें अपना जो अचीवमेंट जो है या गोल जो है लाइफ के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव लाइफ की पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया गया। जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट अपने आंसर में बैठने वाले मेन पॉइंट है, इनको आप देख लेना है अच्छे से और इनमें से ही अपने आइडियाज जो है क्वेश्चन में बैठे हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा था, मैं अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इस जगह रख लेते हैं, यहाँ पर पेन भी नहीं आएगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि वाई डू आवर अचीवमेंट फेल टू कोरिलेट विथ अवर पोटेंशियल। ऐसे करके एक क्वेश्चन था कि भाई अपने अचीवमेंट जो फेल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये अपना कि बिकॉज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन जो है, इसके कारण हमारे जो अचीवमेंट जो फेल हो जाते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे आंसर में नहीं मैच बैठेंगे और ये चौथा वाला ऑप्शन ठीक होएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप, यानी कैसे एक व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कि बाय टेकिंग रिस्क, यानी अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में अपने आप क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ये अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अपना थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीच अस, यानी हमें जो जीवन में जो चांस मिलते हैं वो चांस हमें क्या सिखाते हैं के बारे में हमें बताना है। तो भाई हमें जो भी चांस मिलेंगे लाइफ में वो हमें सिखाएंगे कि हाउ टू लर्न, यानी कैसे हेल्प करेंगे हमारी लर्निंग में। यानी जो जो चांस हमें मिलेंगे, जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, इसके बाद जो हमें चांस मिला है आगे बढ़ने का, वो चांस हमें लर्निंग देगा, हमें शिक्षा देगा कि भाई हम अपनी मिस्टेक से कैसे इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। देन फोर्थ अपना था कि हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिमसेल्फ। ठीक है, एक लाइट बंद हो चुकी है अपनी, इसके बाद भी चल रहा अपना वीडियो, ठीक है। हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर ही सक्सेस, इन अथर ने जो है जब उसको सफलता मिल गई थी उसके बाद अपने आप को कैसे रिवार्ड किया, ठीक है। तो उसने क्या किया था, रिवार्ड करने के लिए हॉलीडेज लिए थे। मैंने वहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं वहाँ पर ऑप्शन में आपको ये आंसर सारे मैच हो जाएंगे, ठीक है। उसने जैसे उसको सक्सेस मिलती है तो उसने हॉलीडे लेने का काम किया था, सबसे पहले एंजॉय करने का काम किया था, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पैसेज जो सोल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका कि व्हाट डज द अथर ट्राई टू कन्वे, यानी अथर जो है हमें क्या मैसेज देने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पैसेज के थ्रू। तो वन हैज़ टू वर्क हार्ड एंड लर्न एटलीस्ट फ्रॉम द फेल्यूर, यानी कोई व्यक्ति जो है उसको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और कम से कम अपना फेल्यूर जो है इससे ज़रूर सीखना चाहिए। यही मैसेज जो है मैं इस पैसेज के अंदर कन्वे करने का प्रयास किया है अपना जो अथर है इसने, ठीक है। देन अपना सेकेंड पैसेज आ जाता है। इसमें मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया मेन बातें जो हैं उनको, ठीक है, आप देख लेना, इनसे हमारा काम हो जाएगा। यहीं अपने जो मेन आइडियाज़ वो दिए हुए हैं, ठीक है। मैं अपने आप को फिर से यहाँ पर लगा लेता हूँ साइड में, ठीक है। चलते सीधे क्वेश्चन पर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज जो है इसका बेस्ट टाइटल क्या है। तो ये पैसेज जो है पूरा का पूरा जो स्मॉल पॉक्स जो उसके बारे में
स्मॉल पॉक्स को कैसे हमें जड़ से मिटाना है इसके बारे में, तो इसका टाइटल जो बन जाएगा कि द इरेडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये तो सिंपल है, सबको मिल गया होगा, पीछे लाइन से मैच भी कर लेना। दूसरा था कि व्हाट वाज द गोल ऑफ कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो कैंपेन चला है उसका मेन गोल क्या था, तो उसका मेन गोल यही था कि एलिमिनेट करना था स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड और इन 10 ईयर। यहाँ पर हमारे पैसेज के अंदर हमें क्या दे रखा है, डिकेड दे रखा है। ठीक है, एक जस्ट मिनट में आपको बता रहा हूँ पैसेज में हमें जो दे रखा है ये रहा अपना। ठीक है, इसने क्या कर रखा था, यहाँ पर डिकेड दे रखा है और वहाँ पर आंसर में भी क्या दिया था उसने 10 ईयर कर दिया था। ठीक है, तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई डिकेड का सेंस क्या था, भाई 10 ईयर था। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन था अपना थर्ड वाला। इसमें हमसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी यूज्ड टू एलिमिनेट स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स जो है इसको फैलने से बचाने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन भी करना चाहिए और आइसोलेशन भी करना चाहिए, यानी लोगों का आइसोलेशन करेंगे हम और वैक्सीनेशन करेंगे तो अपना बीमारी जो कम हो जाएगी। देन फोर्थ अपना क्वेश्चन था व्हाट विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज, यानी इस पैसेज के अनुसार विच स्टेटमेंट डज रिफर टू स्मॉल पॉक्स, यानी ये कौन सा स्टेटमेंट जो है अपना जो है कोई भी स्मॉल पॉक्स का केस रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देन अपना आ जाएगा सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर अपना पहला ही क्वेश्चन है हमें नोट मेकिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा सा नोट मेकिंग करने का तरीका जो इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसने 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, उन क्वेश्चन के बेस पर हमें आंसर को रिप्लाई करना है। एक में हमें क्या करना है कि नोट मेकिंग करना है और दूसरे में हमें टाइटल देना है। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन नंबर डाल के हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा टाइटल अपना चेंजमेंट है कि भाई हमें अलग से 2 क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। देन पिछली बार जो एक ही में आ गया था। देन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। अच्छा, इसका अपना टाइटल जो ये बन जाएगा इसका पैसेज का साइंस एंड डेमोक्रेसी, ये टाइटल इसका बन जाएगा। ठीक है, देन अगले पर चलते हैं। इसमें एप्लीकेशन जो आई थी वो सिंपल है, फुल फी कंस्ट्रक्शन की हमें लिखनी थी। अगर फुल फ्री शिप आती है तो ये अपना फुल फी कंस्ट्रक्शन सिंपल सा एप्लीकेशन है, बाकी कोई इसमें ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें नाम वाम चेंज करके हमें इसको कर लेना था। अपना लेटर में भाई बर्थडे पार्टी के लिए आया था, ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा लेवल वाला बात नहीं है। अगर हमने एप्लीकेशन भी कर ली तो भी हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा, ज़्यादा हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देन बात करते हैं पैराग्राफ, तो 5 पैराग्राफ इसने दे दिए थे ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। हमें वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश अच्छे से आती है तो वही कोई दिक्कत नहीं है, उसमें काम हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है पिछली बार भी एग्जाम में आया था और इम्पोर्टेंट भी बनेगा। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हम लिख लें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट भी हमें बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट करना ही चाहिए। कंप्यूटर एंड मोबाइल वाला हर बार आता है एग्जाम में, तो ये वाले ऐसे 3-4 ये जो 4-5 पैराग्राफ जो दिए हैं इसने, इन सारे पैराग्राफ के ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, इनको हमें लर्न कर लेना चाहिए ताकि बोर्ड में हमारा रिजल्ट जो है बेटर हो पाए। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें हमारा पिक्चर कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू है, इस कारण अपना जो वीडियो फोकस नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा सेट कर पाने की। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पता आ जाता है पिक्चर कंपोजिशन के बारे में। पिक्चर कंपोजिशन में हमें एक फ़ोटो दे रखा है, भाई ये वाला पिक था हमारा, इसके ऊपर हमें पिक्चर कंपोजिशन लिखना था। भाई मोबाइल का यूज़ क्या है, भाई स्टूडेंट लाइफ में हमें समझाना है। स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल का यूज़ क्या है इसके बारे में हमें समझाना है भाई, कि स्टूडेंट है तो मोबाइल का क्या क्या यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैंने सिंपल सा पैरा बनाने की कोशिश करी है, इसको कर लेना और याद भी कर लेना। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, हो सकता है आपके बोर्ड में बैठ जाए। ठीक है, तो ये है भाई, इसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखे थे, इन्हीं पॉइंटों को मैंने फोकस के साथ में बताया है। भाई पहला था अपना एक्सेस द इंफॉर्मेशन, तो मैंने सबसे पहले तो इसका जो मेन टाइटल है उसी की बेस पर फर्स्ट अपना स्टेटमेंट स्टार्ट किया है। दिस पिक्चर इज़ अबाउट मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, ये लिखा है मैंने कि ये पिक्चर जो है मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट के बारे में हमें बताती है। इसके बाद फिर हमने आगे लिखा है कि ये डिस्क्राइब, ये पिक्चर जो हमें डिस्क्राइब करती है द मोबाइल फ़ोन्स यूज़ इन स्टूडेंट्स लाइफ, यानी पिक्चर जो हमें डिस्क्राइब कर रही है, वर्णन करती है भाई, सुझाती है पिक्चर, क्या सुझा रही है भाई कि मोबाइल फ़ोन का क्या यूज़ है स्टूडेंट के लाइफ में। इसके बाद फिर मैंने लिखा है छोटे छोटे स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखने की कोशिश करिए। फिर लिखा है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन की हेल्प के साथ में हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की हेल्प के साथ में
वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल है, साथ साथ में कोलेब्रेशन भी होता है। यही पॉइंट मैंने यहाँ से उठा के रखा है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ से उठा के मैंने रख दिया है। देन आगे फिर अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि इट प्रोवाइड लर्निंग टूल्स और ऐप्स, ये हमें लर्निंग टूल्स और ऐप्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो मैंने मोबाइल फ़ोन की जगह इट लगाकर बाकी सारी बातें जो उनको एज इट इज़ रख दिया है और कोई चेंजमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना जो है ये अपना पैराग्राफ पूरा बन जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है मैंने, ये हमें ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करवाता है, वही भी लिख दिया मैंने। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन ऑनलाइन लर्निंग, ये हमारे लिए ऑनलाइन लर्निंग में भी हेल्पफुल है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन जो है इनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कर पाते हैं। यही पॉइंट मैंने रखे हैं इसमें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट कैन एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन एट होम, यानी घर बैठे वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मोबाइल फ़ोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्टूडेंट्स लाइफ, यानी मोबाइल फ़ोन जो है स्टूडेंट की लाइफ में क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ये पैराग्राफ जो है वो बन जाएगा, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें अपना आ जाएगा भाई ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। ग्रामर हमें फिल करनी थी। पहला सेंटेंस लिखा है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, यानी पूल जो है उसके अंदर कोई पानी नहीं है, ये हमें दिया था स्टेटमेंट कि देयर इज़ वाटर इन द पूल। अच्छा, बात करते हैं हम इसको समझने की। तो भाई यहाँ सेंटेंस में ऑलरेडी क्या दे दिया है भाई, नेगेटिव सेंस दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, एक जस्ट मिनट, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्वालिटी आपको बेटर दिखाई दे और समझ में थोड़ा बेटर तरीके से आए, ठीक है। हाँ, तो इसने लिख रखा था भाई कि देयर इज़ नॉट, ऑलरेडी जिस सेंटेंस में नोट आ जाता है तो ऑब्वियसली उसके साथ में सम तो लगेगा नहीं कभी भी, ना मीनिंग लगेगा उसके साथ में, तो हमें वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एनी ही लगाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन ही ये व्यवस्था है, ठीक है। नोट आ जाता है तो एनी लगा देते हैं, नेगेटिव सेंस के लिए एनी लगाना होता है, ठीक है। देन बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड स्टेप अपना क्वेश्चन था कि आई टेक योर पेन, ठीक है। ये भाई पीछे क्वेश्चन लगा रखा है, इसने पीछे क्वेश्चन लगा रखा है, दैट मीन्स ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। और जब मांग रहा है तो हमसे परमिशन ले रहा है, परमिशन के लिए हम क्या लगाएंगे, मे को लगा देंगे। अच्छा, केन होता तो केन को भी हम लगा सकते थे, लेकिन केन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम मे को लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मल वे में परमिशन ली जाती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे सेंटेंस को देखना, हिज ब्रदर इज़ आरजे, यहाँ पर क्या लिख रखा है भाई, आरजे वर्ड लिख रखा है, सॉरी यार इसको यूज़ करते हैं ना, ठीक। हिज ब्रदर इज़ आरजे, यहाँ पर आरजे लिख रखा है। इस आरजे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को लगाना है, ठीक है। तो आरजे क्या होता है भाई, रेडियो जो होता है उसके अंदर एक जॉकी का काम करता है और उसको ऑपरेट करने का काम करता है, उसको रेडियो जॉकी बोला जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में रेडियो जॉकी का। तो ये भैया कोई स्पेशल वर्ड कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए इसको इसके प्रोनाउंसिएशन के बेस पर हमें इसका आर्टिकल फिल कर देना है। तो इसको हम आरजे बोलते हैं, सबसे पहले आ रहा है इसलिए इसका स्वर में उच्चारण हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या लगा देना है, एन को लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर एन हो जाएगा। देन अगला देखते हैं, जिसके अंदर में क्या करना है, दे हैव बीन प्लेइंग देयर, यानी वो यहाँ पर खेल रहे हैं 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं हम, 2 घंटों की बात कर रहे हैं। ये अपना क्या है, अनफिक्स्ड टाइम है, और यहाँ पर सिंस 4 को ही यूज़ करना है, फ्रॉम तो आएगा नहीं, ठीक है। तो सिंस हम लगाते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए और 4 लगाते हैं हम अनफिक्स्ड टाइम के लिए। तो ये 2 आवर जो है अपना क्या है, अनफिक्स्ड टाइम है, तो इसके लिए हमें क्या लगा देना है, यहाँ पर 4 को यूज़ कर लेना है। देन अगला देखते हैं, सेंटेंस लिखा है ही हैज़ मैनी प्लेस, ठीक है। ही हैज़ मैनी प्लेस, यानी उन्होंने मैनी प्लेस लिखे हैं, प्लेस मतलब नाटक जो होते हैं वो लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, राइट तो हम लगा नहीं सकते यहाँ क्योंकि हैज़ है, और हैज़ क्या होता है, परफेक्ट में यूज़ किया जाता है, और परफेक्ट में जो है एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये नहीं लग सकता है, ठीक है। इसके बाद रोट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म क्या बचा अपना, रिटर्न, यही अपना आंसर में आ जाएगा कि भाई उसने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, ठीक है। तो रिटर्न आएगा, आने का कारण क्या है कि ये परफेक्ट है और थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। लास्ट, दे डिडंट प्ले वेल, यानी वे अच्छा नहीं खेले, दे वन, इसके बावजूद भी वे क्या हो गए, जीत गए। वे अच्छा नहीं खेले, इसके बावजूद भी क्या हो गए, वो जीत गए। तो इसके बावजूद के सेंस में, फिर भी के सेंस में यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, येट लगाना पड़ेगा, एंड नहीं लग सकता और सो भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये ग्रामर पे आपको समझ में आ गई होगी। देन चलते अपना डूएस डायरेक्ट पे। अपना फर्स्ट सेंटेंस है दे आर सेलिंग देयर हाउस, ये सेंटेंस अपना, तो भाई इसको काय में चेंज करना था हमें, इसको हमें चेंज करना था प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना होता है और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगता है। तो भाई इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो है ना, वो सीधी सी बात याद रखनी है हमें कि क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ हैव लगाना पड़ेगा और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसका आंसर जो ये हो जाएगा
कि दे ऐसा ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब जो है और एक्शन जो है इसी में चेंजमेंट करने से हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो दे आर सेलिंग देयर हाउस है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दे तो ऐसा ऐसा रख दिया। ठीक है, आर क्या होता है, कंटिन्यूस में यूज़ होता है, तो हमें यहाँ पर परफेक्ट में चेंज करना था, हैज़ हैव को यूज़ करना है, तो मैंने क्या कर दिया, हैव को यूज़ कर दिया। ठीक है, दे हैव को लगा दिया। इसके साथ में अपना जो वहाँ पर एक्शन जो था वो क्या था, अपना सेलिंग था, तो सेलिंग का मैंने कौन सा फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, सेल सोल्ड सोल्ड। ठीक है, और बाकी देयर हाउस ऐसा ऐसा लिख दिया, यानी इस आगे वाले पार्ट के सब्जेक्टिव पार्ट से और अपना जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, तो हम इन दोनों पार्टों को एज इट इज़ रख देते हैं और यहाँ पर क्या कर दिया, हैव सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अपना परफेक्ट में चेंज हो गया। देन अगले सेंटेंस में देखते हैं, इसमें क्या करना था, इसको हमें बिकॉज से कंबाइन करना था। जब भी बिकॉज से कंबाइन करना है, एंड से कंबाइन करना है, सो से कंबाइन करना है, ऐसे सेंटेंस आए सिंस से कंबाइन करना है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, उस सेंटेंस के बीच में हमें उस वर्डों को रख के बाकी दोनों ही सेंटेंस को एज इट इज रख दिया जाता है, तो अपना सेंटेंस जो चेंज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ठीक है, उसी सेंस के बेस पर मैंने इसको चेंज किया कि दे डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो है अपना बिकॉज कनेक्टर जो है वो मैंने रख दिया है, और फिर पीछे वाला पार्ट ही वॉज इल ऐसा ऐसा रख दिया। अपना सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। थर्ड सेंटेंस में हमें क्या करना था, नेगेटिव में चेंज करना था। ठीक है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, चेंज करना है नेगेटिव में, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है। जब भी सेंटेंस के अंदर डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, उसका अगर नेगेटिव बनाने के लिए बोल दे तो कुछ भी नहीं करना है, उस डू डज और डिड के बाद में हमें क्या लगा देना है, नॉट डू लगा देना है। बाकी फॉर्मेशन ऐसे ऐसे रख देने और अपना सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसको इंटरगेटिव बनाने के लिए अगर बोल दे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ये डू डज या डिड जो भी आएगा उसको उठा के हमें क्या कर देना है, आगे बिठा देना है, और इस डू डज या डिड होता है उसकी जगह खाली माली क्या लिख देना है, डू लिख देना है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव बन गया है वो क्या हो गया है, दे डिड नॉट, डू लगा दिया मैंने और एज इट इज सेंटेंस को लिख दिया। देखो ही तो ऐसा ऐसा, डिड भी ऐसा ऐसा। ठीक है, इसके बाद क्या लिख दिया मैंने, नॉट डू लिख दिया, और हिज वर्क पीछे से मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया, तो अपना नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। ठीक है, देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगले में हमें क्या करना था, सो दैट यूज़ करना था। ठीक है, सो दैट लगाना है, तो काफ़ी सिंपल होता है इसका भी फंडा। मैं शायद पीछे जो वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, मैंने कुछ सेट सॉल्व कर रखे थे पिछले साल के, उन सेटों में मैंने सो दैट के बहुत सारे सेंटेंसेस करवाए हैं, तो उनको वहाँ पर देख लेना आप, काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना हमें, इसमें जो अपना ही इज़ टू जो है, इस टू को हटा के क्या कर देना है, सो को लगा देना है। देन पोर ऐसा ऐसा आ जाएगा, और जो दूसरा टू है इस दूसरे टू को हटा के देट लगा देना है। और जब हम देट लगा रहे हैं तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा, लगाएंगे क्या कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट ही ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा, और इसके साथ में अगर सेंटेंस में अपना प्रेजेंट का है तो इज आर एम लगा हुआ मिलेगा, ये मिल गया इज। अगर प्रेजेंट का है तो उसके साथ में कैन नॉट लगा देना, अगर वोज मिलता तो यहाँ पर क्या कर देता मैं, कैन की जगह कूट कर देता। ठीक है, और बाकी सेंटेंस ऐसा ऐसा, टू पे हिज फीस को हटा के हमने क्या कर दिया, पे हिज फीस कर दिया। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा अपना। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं किया इसमें मैंने। सबसे पहले क्या किया था भाई, टू को हटा के मैंने सो लगा दिया। ठीक है, ये सो लग गया। इसके बाद फिर क्या किया, इस टू को हटा के देट लगा दिया, ये देट लगा दिया। अब देट लगाए तो कुछ लगाना पड़ेगा, लगाएंगे क्या, सब्जेक्टिव पार्ट ये लिख दिया ही, प्रोनाउन लिखेंगे इसका। इसके बाद प्रेजेंट का सेंटेंस था तो कैन नॉट लगा दिया, और पे हिज फीस ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया पीछे से। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस अपना करेक्ट चेंज हो जाता है। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं, जिसमें हमें हूँ से कंबाइन करना था सेंटेंस। कुछ भी नहीं करना होता है हूँ से कंबाइन करने के लिए, जो दो सब्जेक्ट सेम मिलते हैं हमें, उन्हीं सब्जेक्टों को द बॉय और यहाँ पर भी द बॉय, ये दोनों सेम थे, इनको हमने हु से कंबाइन करके एक बना दिया है और कुछ नहीं किया। क्या लिखा मैंने, पहले सब्जेक्ट को तो लिख दिया द बॉय इज माई कजिन ऐसा ऐसा। अब दूसरी बार जब द बॉय आया इसको हटा के इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, हु लिख दिया, और इज वेयरिंग पिंक शर्ट ऐसा ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये कंबाइन करना होता है, हूँ से कंबाइन कब भी आए तो इसी टाइप से बना के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। देन छठे सेंटेंस पर चलते हैं, जिसमें हमें रीअरेंज करना था। ठीक है, इन पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन और फुटबॉल, इन सब में खेल जो काम करने वाले कौन है भाई, चिल्ड्रन है, सब्जेक्टिव पार्ट चिल्ड्रन, इसको उठा के रख दिया मैंने, सब्जेक्टिव पार्ट है। काम करने वाले कौन है भाई, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, और खेलने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने आगे सबसे लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर प्लेइंग लगा दिया। इसके बाद खेल क्या रहे हैं भाई, फुटबॉल इन द पार्क ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से चेंज हो जाएगा। देन अगला चलते हैं अपने सेक्शन डी आ जाता है यहाँ से, टेक्स्ट बुक वाला जो 39 मार्क्स का पार्ट है अपना। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 MCQs है स्टार्टिंग में। पहला MCQs लिखा है, व्हाट डज लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय।
ये अगर चैप्टर पढ़ा होगा आपने अच्छे से तो उसमें बताया गया है, लास्ट में लिखता है कि लेंचो जो है उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को जो है वो क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। दूसरा, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय, यानी पोइट जो है उसको अफेक्ट करता है डस्ट ऑफ स्नो। कैसे अफेक्ट करता है भाई, उसके मूड को चेंज करके। कैसे अफेक्ट करता है, उसके मूड को चेंज करते, जो उसका मूड जो था सैडनेस वाला था, उस सैडनेस वाले मूड को हैप्पीनेस में वो चेंज कर देता है, ऐसे वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है भाई प्रश्न अपना, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होता है भाई, तो राष्ट्र का सबसे बड़ा धन जो होता है उसकी पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, आगे लिखा है मिस्टर किसिंग आस्क एन टू राइट एन इसे ऑन, यानी मिस्टर किसिंग ने जो है एन को किस टॉपिक के ऊपर निबंध जो लिख के आने के लिए कहा था। तो अच्छा, किस टॉपिक के ऊपर नहीं, एज किस के रूप में कहा था, एज लिखा है ना पीछे, किस रूप में दिया था भाई उसको, तो ऐसे जो दिया था उसको एज अ पनिशमेंट के रूप में दिया था, उसको पनिशमेंट मिला था, उस पनिशमेंट के रूप में उसको ऐसे लिख के आना था, तो यहाँ पर आएगा एज अ पनिशमेंट। ठीक है, अच्छा कौन से टॉपिक पर लिख के आने के लिए बोलता है, तो हमें लिखना पड़ेगा चैटर बॉक्स, उस टॉपिक के ऊपर उसको ऐसे लिख के आने के लिए कहा था। ठीक है, देन आगे चलते हैं, अपना अनसीन पैसेज आ जाता है यहाँ पर, जो अपना फर्स्ट चैप्टर जो उसी का अनसीन पैसेज है, और लेटर टू गोट वहीं से लिया गया है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ अबाउट द टेक्स्ट बिन टेकन, ये टेक्स्ट जो है पैसेज जो है कहाँ से लिया गया है ये हमें इसमें बताना था, तो ये पैसेज जो अपना लेटर टू गोट से लिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको मैं बता देता हूँ कैसे लेटर टू गोट से लिया गया, इसको भी एक्सप्लेन करके मैं समझा दूँ आपको कि भाई कहाँ पर ऐसे टेक्स्ट मिल रही है जो हमें शो करेंगे कि लेटर टू गोट से लिया गया है। देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें, यह रहा सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पर लेंचो लिख दिया इसने। ठीक है, तो लेंचो वाला पार्ट फटाक से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि अ लेटर टू गोट था और कोई सा भी चैप्टर नहीं है, तो ये टेक्स्ट जो है अ लेटर टू गोट से लिए गए हैं। दूसरा है विच वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, सॉरी वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का मकान जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड था हमें बताना था, कहाँ पर स्थापित है ये हमें बताना। तो एट द फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट पर तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। दूसरा इन विलेज, गांव में भी नहीं उसका मकान, तो भाई बचा क्या, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। ये लाइन ऐसे ऐसे हमें एज इट इज पैसेज में मिल जाएगी, देखो ढूंढ लो अच्छे से, आपको ही मिल जाएगी, तो मैं नहीं बताऊंगा तो भी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का मतलब क्या होता है, क्लोजली से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द होता है, उससे मतलब उसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है। क्लोजली मतलब क्या होता है भाई, घनिष्ठ होता है, क्लोजली मतलब क्या होता है, घनिष्ठ, और इसका सिमिलर वर्ड जो है वो है इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब भी घनिष्ठ होता है। हार्वेस्ट मतलब तो फसल होती है, और वैली मतलब तो भाई पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, दर्रा उसको बोला जाता है वैली। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इंटीमेट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना पोएम दे रखा है, ठीक है, इस पोएम में से क्वेश्चन पूछे हैं इसने। देखना पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच पोएम द अबोव लाइन हैज बीन टेकन, ये लाइनें किस पोएम से ली गई है, तो इसका मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये कौन से अपना जो चैप्टर पोएम जो उससे ली गई है। तो देखना इसमें लिखा है भाई स्टार्टिंग में, एडजस्टमेंट, देखते हैं ये लाइनें जो है कौन से पोएम से ली गई है। तो इसके लिए भी अपना आइडिया दे रखा है यहाँ पर कि भाई लिखा है ही हियर्स द लास्ट वेट एट नाइट पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनता है, एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज से वो देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ वो देखता है। ये सारी बातें जो हमने एक पोएम पढ़ी थी टाइगर इन द जू, उसके अंदर सुनी थी ये बातें कि भाई टाइगर जो है वो जू के अंदर है और वो बाहर स्टार्स को देख रहा है, गाड़ियाँ जो पेट्रोलिंग करती हैं उन कार्स को देखता है। तो ये वाली बात हमें वहीं से याद आ जाएगी कि भाई ये पोएम जो है कौन से पोएम लाइनें जो है कौन सी पोएम से ली गई है, तो ये ली गई है टाइगर इन द जू से ली गई है। व्हाट डज ही स्टेयर्स एट, यानी वो किसकी तरफ देखता है, तो लाइन से यहीं पे मिलेगा, एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी किसको स्टेयर करता है, वो स्टार्स को स्टेयर करता है। ठीक है, तो ये स्टार्स हो जाएगा, स्टेयर वो स्टार्स को कर रहा है, नाइट को स्टेयर नहीं कर रहा है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है भाई, तो होगा डल, ये स्पेलिंग इशू है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया इसलिए यहाँ पर डल आना है। ठीक है, बाकी क्लियर नहीं होगा, ब्रिलियंट भी नहीं होगा। ठीक है, देन अपना बच जाता है सीधे यहाँ से क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आंसर सारे के सारे ऐसे थे जो कॉमन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ही दिया गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे को देखने को नहीं मिला जो इम्पोर्टेंट नहीं हो या कोई नया हो, ऐसा क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा है। लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं को पूछा है, सब सिंपल आंसर ही है, आसानी से हम इनका रिप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाया इस वीडियो में। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं हाँ हमें क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन भी चाहिए,
तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर बना देता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अभी तक आप पेपर एनालिसिस समझ में आया होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं पेपर किस टाइप से रहा। तो ओवरऑल एक बार मैंने पहले आपको बता दिया था, और एक बार फिर से अगर हम डिस्कस करें तो ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट है, ना डिफ़िकल्ट है ना काफ़ी ईजी है। अनसीन पैसेज जो थोड़े लेवल के हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहना। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेवल वाले, ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो है बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम बच्चों को सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए, उसका हिंदी सेंस वो कर पाए, इसी बेस पर अपने पैसेज जो उसको वो डील कर पाएगा, विदाउट नहीं कर पाएगा। पैसेज को डील करने के लिए थोड़ा सा वोकैब का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कि वोकैबलरी थोड़ा अपना बिल्डअप हो, अच्छे से वोकैबलरी आए, तभी हम पैसेज को सही डील कर पाएंगे। बाकी पैसेज जो अपने एक्सट्रैक्ट वाले पैसेज तो आसानी से डील हो जाएंगे, लेकिन अनसीन पैसेज जो है वो सोल्व करने में थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अनसीन पैसेज को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो राइटिंग सेक्शन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था जो हमें नहीं करवाया गया। बात करें पिक्चर कंपोजिशन की, पिक्चर कंपोजिशन जो है उसका श्योर नहीं है कि कौन सा आएगा। वो टॉपिक ही ऐसा है कि वो जो है बच्चों के एनालिसिस बेस पर है, कि बच्चा जो है पढ़ के कितना आंसर जो है रिप्लाई कर सकता है, क्या सेंटेंसेस को वो बना सकता है या नहीं बना सकता है, इसी को देखा जाता है उसके अंदर। तो इसका कोई जुगाड़ नहीं हो सकता है, और कोई ना इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर, ये हो सकता है आउट जाए अपना बोर्ड में भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन अपने बैठ गई है। लेटर जिसने याद किए हैं बहुत बधाई हो उसको। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कर लेना। इसके अलावा जो 4-5 पैराग्राफ इसमें दे रखे हैं, उसमें से 2-3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट वाला, इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन वाला, और एक वो कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बोर्ड में भी ये बैठ सकते हैं, इनमें से कोई एक पैराग्राफ पढ़ना हमें बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो अभी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में से भी इनमें से क्वेश्चन बैठेंगे, और एनुअल एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन बैठेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इन सबको अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आउट क्वेश्चन मेरे को ऐसा एक भी नहीं लगा जो आउट हो, या फिर थोड़ा सा डाउटफुल हो। लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हमने कर रखे हैं, लगभग याद किए हैं आपने, उन्हीं में से बैठे हैं सारे, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, उसके ऊपर मैं वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर की बात रही, तो क्वेश्चन आंसर का है ऐसा कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको मैं आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 प्रोवाइड करवाता हूँ। समथिंग 5-7 क्वेश्चन अगर हम एक एक वीडियो में करेंगे, तो अभी 4-5-7 वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर पाएंगे। तो वो जो बच्चे जो फेल हो जाते हैं, जिनके काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, तो उन बच्चों के लिए वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। मैं ऐसे आंसर्स को बनाऊँगा जो 1 लाइनर होंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे, और उनको एग्ज़ाम में आने की प्रायोरिटी भी ज़्यादा रहती है। तो कोशिश करेंगे उन वीडियो लेक्चर को मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा पाऊँगा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।